ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र और पाठ्य पुस्तक का नाम है एकांकी रत्नाकर में संकलित तृतीय एकांकी भोर का तारा के जो प्रमुख गद्यांश है उनकी सप्रश्न व्याख्याएं करेंगे। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। और जिस कंटेंट की या विषय वस्तु की हम चर्चा कर रहे हैं, ये विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में ये सम्मिलित है। और हम जिस बिंदु पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, आज हमारा विशेष फोकस भोर का तारा एकांकी है, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा एकांकी में जो प्रमुख या महत्वपूर्ण गद्यांश है, जो व्याख्या की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। तो कृपया करके बीए प्रथम वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका एनालिसिस करें, इसका विवेचन विश्लेषण करें। तदुपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करने में लापरवाही ना करें। तो बीए प्रथम वर्ष की प्रिय छात्राओं, आज हम तीसरा जो प्रमुख गद्यांश है उसकी हम सप्रश्न व्याख्याएं करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रस्तुत एकांकी के जो लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, उसका जीवन परिचय, एकांकी का सारांश और दो प्रमुख गद्यांश हैं उनकी हम व्याख्या कर चुके हैं। तो आज हम प्रस्तुत वीडियो में जो शेष गद्यांश हैं उनकी सप्रश्न व्याख्याएं करेंगे। तो तीसरा गद्यांश से हम प्रारंभ करते हैं। पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। तुम उलझनों से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते, तुम उन्हें भूलने का प्रयास करते हो। तुम सपना देखते हो कि जीवन सौंदर्य है। हम जागते रहते हैं और देखते रहते हैं कि जीवन कर्तव्य है। अब हम इस लघु गद्यांश का या गद्य पंक्तियों का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इस गद्यांश का संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित या लिखित एकांकी भोर का तारा शीर्षक एकांकी से अवतरित है, लिया गया है। और यह एकांकी ऐतिहासिक एकांकी है। इस एकांकी में गुप्तकालीन समय का चित्रण किया गया है। अब हम इस एकांकी का प्रसंग है उसको देखते हैं। प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत गद्यांश में लेखक या कवि ने किस बात का या किस घटना का जिक्र किया है, ये प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रस्तुत गद्यांश का हम प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में यह कथन माधव का है। माधव और शेखर आपस में दोनों मित्र हैं। शेखर ने माधव से कहा था कि दुनिया की उलझनों से बाहर निकलने का कार्य तो कवि ही करते हैं, राजनीतिज्ञ, मंत्री जैसे लोग नहीं। तब माधव क्या कहता है, तो व्याख्या का अगला सोपान है, जो तीसरा सोपान है भावार्थ, उसमें हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में माधव शेखर से कहता है कि तुम जैसे कवि लोग दुनिया को उलझनों से, उनकी समस्याओं से बाहर निकालने का किसी भी तरह से प्रयास नहीं करते हो। यानी माधव शेखर से कहता है
कि तुम जैसे कवि लोग हैं वो लोगों की समस्या है उसका निराकरण नहीं करते हैं, उसमें उलझाने का प्रयास करते हो। तुम तो समस्याओं को भूलने का ही प्रयास करते हो कि समस्याओं को भूल जाना चाहिए, कैसे, जैसे बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले। क्योंकि तुम कवि होने के नाते जीवन के सुंदर पक्ष को ही देखते हो, एक पक्ष को ही आप देखते हो, दूसरा जो पक्ष है उसकी तरफ आप नज़र नहीं डालते हो या उसको नज़रअंदाज कर देते हो। केवल सुंदर पक्ष का ही आप चिंतन करते हो, उसके कुरूप और कठोर पक्ष को नहीं। ये जो दूसरा पक्ष होता है कठोर और कुरूप है, उसको आप अवॉइड कर देते हो, उसको नेगलेक्ट कर देते हो, नज़रअंदाज कर देते हो। इस प्रकार तुम जैसे कवियों का यह कार्य समस्याओं से दूर भागने जैसा है। आप समस्याओं से जूझते नहीं हो, उनसे मुकाबला नहीं करते हो, आप पलायन करते हो, उससे भागने की चेष्टा करते हो। इसके विपरीत हम राजनीतिक लोग, पॉलिटिशियन जो लोग होते हैं, जीवन के बारे में जानकारी रखते हैं कि जीवन में कितनी उलझनें आती है, कितनी परिस्थितियां आती है, कितनी समस्याएं आती है, उनसे हम जूझते हैं, उनसे संघर्ष करते हैं। जीवन की वास्तविकता को समझने का हम प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में जीवन को किस प्रकार से जिया जा सकता है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो जीवन हमारे लिए कर्तव्य है। हम सब राजनीति से जुड़े लोग कभी भी कर्तव्य से विमुख नहीं होते हैं। हम अपने कर्तव्य को बखूबी उसका निर्वाह करते हैं। इसलिए हम जीवन के दायित्वों से बचकर कभी भी कल्पना में नहीं खोते हैं। कल्पना के सहारे जीवन को नहीं जिया जा सकता है। हम समस्याओं का समाधान प्राप्त करने में ही कार्यरत रहते हैं। हम समस्याओं से जूझते हैं, संघर्ष करते हैं। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में एकांकीकार ने जहाँ जीवन के दो पक्षों की ओर संकेत करते हुए यह बतलाना चाहा है कि जीवन का एक पक्ष सौंदर्य से संबंधित है और दूसरा कर्तव्य से। जीवन की समस्याओं से बचने का यही सरल उपाय है कि जीवन में जो कुछ सुंदर है उसी को ध्यान में रखा जाए, साथ ही समस्याओं को हल करने के लिए कर्तव्य भी अनिवार्य है। तो दोनों पक्षों को साथ लेकर चलना चाहिए व्यक्ति को, तभी तो जीवन हमारा सरस बन सकता है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा कथ्य के अनुरूप प्रभावपूर्ण तथा सहज सरल सुबोध लेखक या एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अगला चौथा का जो गद्यांश है उसको हम पढ़ते हैं। दया ठहर कर, मैं तो इसलिए भीख देता हूँ क्योंकि मुझे उसमें एक कविता, एक लय, एक व्यथा झलक पड़ती है। उसका गहरा झुर्रीदार या झुर्रियोंदार चेहरा, उसके कांपते हुए हाथ, उसकी आँखों के बेबस गड्ढे एक तरफ एकटक देखते हुए मानो इस मानसिक चित्र में खो गया हो। उसकी झुकी हुई कमर, माधव मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो किसी शिल्पी ने उसे इस ढांचे में ढाला हो। तो अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी समीक्षा करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एकांकी नाटक या एकांकी भोर का तारा से उद्धृत है या अवतरित है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में यह कथन शेखर का है। अंधी भिखारन को शेखर द्वारा भीख देने में माधव द्वारा शेखर की दया का कारण बताने पर शेखर पहले माधव की बात स्वीकार कर लेता है। माधव द्वारा दया की भावना को
सज्जन का आभूषण बताने पर शेखर ने उससे कहा। क्या कहा? अगला जो व्याख्या का सोपान है भावार्थ, उसमें हम देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में शेखर ने कहा, तुम मेरे द्वारा अंधी भिखारन को भीख देने का कारण दया बताते हो कि दया है इसलिए आप भिखारन को भीख देते हो। क्या वास्तव में इसे भीख देने का कारण मेरी दया है? थोड़ी देर ठहरने के बाद शेखर ने कहा, मैं तो इस अंधी भिखारन को भीख इस कारण देता हूँ क्योंकि मुझे उसमें एक कविता, गाने की एक लय और कला की एक झलक दिखाई दे रही है। उस भिखारन का चेहरा गहरी झुर्रियों वाला है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ हैं, उसकी आँखों की जगह गड्ढे हैं जो उसकी व्यवस्था और लाचारी को प्रकट करते हैं। इसके बाद कवि शेखर टकटकी बांध करके, निर्निमेष होकर के, दृष्टि लगा करके एक और देखने लगता है। ऐसा जान पड़ता है कि शेखर अपने मन में उस बूढ़ी भिखारिन का चित्र बना रहा हो, एक स्केच, एक रेखा चित्र बना रहा हो। इसके बाद वह कहता है कि हे मित्र माधव, उस बूढ़ी भिखारिन की झुकी हुई कमर देखकर मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि जैसे किसी कारीगर ने उस बूढ़ी भिखारिन को सांचे में ढाल दिया हो। तो कहने का तात्पर्य, सौंदर्य कहीं भी देखा जा सकता है। अब हम इस गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य है उसको निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में या उक्त गद्यांश में शेखर को कवि होने के नाते उस अंधी बूढ़ी भिखारिन के शरीर में भी कविता की झलक दिखाई देती है। शेखर इस प्रकार दीन दुखियों में कला और कविता देखता है। और वास्तव में देखा जाए तो कवि भावुक होता है, उसकी भावनाएं जन साधारण से अलग होती है। प्रस्तुत गद्यांश की भाषा तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली हिंदी है। शैली में कल्पना की प्रधानता है और साथ साथ इसमें सहजता, सरलता और लेखक या एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में भाषा पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अगला हम 5वां गद्यांश है, उसको पहले पढ़ते हैं। कविता तुम्हारे सूने दिलों में संगीत भरती है, स्त्री भी तुम्हारे उबे हुए मन को बहलाती है। पुरुष जब जीवन की सूखी चट्टानों पर चढ़ता चढ़ता थक जाता है तब सोचता है चलो थोड़ा मन बहलाव ही कर लें। स्त्री पर अपना सारा प्यार, अपने सारे अरमान निछावर कर देता है, मानो दुनिया में और कुछ हो ही नहीं। और उसके बाद जब चांदनी बीत जाती है, जब कविता भी नीरव हो जाती है, तब पुरुष को चट्टानें फिर बुलाती हैं और वह ऐसे भागता है मानो पिंजरे से छूटा हुआ पंछी। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के जो 4 प्रतिमान होते हैं, सोपान होते हैं, चरण होते हैं, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य, इसके आधार पर इसका हम विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित जगदीश चंद्र माथुर द्वारा विरचित या लिखित भोर का तारा एकांकी शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है। अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शेखर छाया को एक गढ़ी हुई कहानी के माध्यम से अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा है। छाया को भी अनुमान था कि शेखर किसके बारे में ये सब सुना रहा है। फिर शेखर ने छाया को बताया कि तुम्हारे गान, तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारे प्रेम के बिना मैं कविता नहीं कर सकता। मेरी कविता तुम ही हो। तब छाया कहती है कि प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री एक कविता है। इसी क्रम में यह अवतरण छाया का कथन है। तो छाया क्या कहती है, व्याख्या का जो 3रा सोपान है भावार्थ, उसमें हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में छाया शेखर से कहती है कि कविता तुम्हारे सूने दिलों में संगीत भरती है।
और वास्तव में सही है। कविता को पढ़ करके व्यक्ति का हृदय गदगद हो जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है, मन भाव विभोर हो जाता है। उसी प्रकार स्त्री भी पुरुष के ऊबे मन को बहलाती है। बोर हुए मन को बहलाने का यत्न करती है भारिया। मतलब यह है कि जब मनुष्य सूनापन महसूस करता है तब कविता का संगीत उसके दिल को राहत प्रदान करता है, उसे एक राहत मिलती है, एक आराम, एक विश्राम मिलता है। कविता में हृदय को प्रभावित करने की क्षमता होती है, क्योंकि कविता का जो प्रभाव है वो सीधा हृदय में पहुंचता है और हृदय क्या है, प्रसन्नचित्त हो जाता है। पुरुष के लिए स्त्री भी मन बहलाव का साधन है। सूखे चट्टानों पर चढ़ते चढ़ते थकान होने पर व्यक्ति को जिस प्रकार आराम विश्राम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष करता हुआ पुरुष भी स्त्री के सानिध्य में, उसके संपर्क में अपने मन को हल्का कर लेता है। मन उसका बहुत ही हल्का हो जाता है। दुख दर्द पीड़ा टीस है वो दूर हो जाती है। स्त्री के सम्मुख पुरुष मन में खुशी का अनुभव करता है। उस समय उसे स्त्री ही सबसे महत्वपूर्ण जान पड़ती है। वह स्त्री पर अपना प्यार उड़ेल देता है और अपने सारे अरमानों को स्त्री पर इस प्रकार न्योछावर कर देता है कि मानो उसके अलावा दुनिया में कोई प्रिय नहीं हो, कि केवल वो ही है एक प्रिय, किसी का कोई महत्व ही न हो। लेकिन जब सुरम्य प्राकृतिक परिवेश समाप्त हो जाता है तब कवि की कविता भी शांत हो जाती है, नीरव हो जाती है। उस दशा में पुरुष फिर जीवन के कठोर कर्मों की ओर बढ़ता है, जीवन पथ पर निकलता है, अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ता है तथा स्त्री के सम्मोहन से ऐसा भागता है जैसे पिंजरे से छूटा हुआ पक्षी उड़ जाता है। इस प्रकार से अपने जो कर्म पथ है उस पर निकल पड़ता है। तो अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। इस गद्यांश का क्या है कलात्मक सौंदर्य, इसका साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। नंबर 1, इस सांसारिक प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने चित्रण किया है कि इस सांसारिक जीवन में पुरुष के लिए नारी का जो महत्व है उस पर प्रकाश डाला गया है। प्रकाश ये डाला गया है कि स्त्री के संपर्क में आकर के मनुष्य को सुख मिलता है, खुशी मिलती है, उसे विश्राम मिलता है। नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्त्री के माध्यम से कविता के महत्व को, कविता के प्रभाव को स्पष्ट किया गया है कि कविता का प्रभाव व्यक्ति की सीधा हृदय में जाकर के टकराता है। हृदय का विषय है ये। नंबर 3, प्रस्तुत गद्यांश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शारीरिक विश्राम, परिश्रम करने, समस्याओं से जूझने के लिए मन का स्वस्थ रहना भी आवश्यक है और कविता मन या दिल को प्रसन्न स्वस्थ रखने का महत्वपूर्ण साधन है। कविता का यह महत्व कम नहीं है। और नंबर 4, प्रस्तुत गद्यांश में काव्य के प्रयोजनों में से एक प्रयोजन मम्मट ने बतलाया है। क्या बताया है? कांता सम्मित उपदेश युजे, अर्थात काव्य नारी की तरह उपदेश देता है। स्पष्ट है कि नारी पुरुष को सही रास्ते पर लाने की विशेषता रखती है। कर्म पथ पर या सही रास्ते पर वो प्रयास करती है पुरुष को लाने का। और नंबर 5, प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सहज, सरल, सुबोध, लेखक या एकांककार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम चित्रित हुई है। अगला छठा जो गद्यांश है उसको हम पहले पढ़ते हैं। सुनो तो मेरे लिए तो जीवन में ऐसी सूखी चट्टानें थोड़े ही हैं
मेरी कविता ही मेरी हरी भरी वाटिका है। मैं उसे प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे उसमें सौंदर्य दिखता है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे हृदय में सौंदर्य दिखता है। जिस रोज़ मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा उस रोज़ मैं सौंदर्य से दूर हो जाऊँगा, अपनी कविता से दूर हो जाऊँगा। कुछ रुककर मेरी कविता मर जाएगी। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के जो 4 प्रतिमान होते हैं, 4 सोपान होते हैं, उसके आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित या लिखित भोर का तारा एकांक की शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में यह कथन शेखर का है। छाया का मानना है कि स्त्री पुरुष के लिए मन बहलाव का साधन है, लेकिन शेखर ऐसा नहीं मानता है। इसीलिए वह कहता है कि छाया तुम मुझे एक दिन छोड़कर चली जाओगी। छाया शेखर की बात को स्वीकार नहीं करती। तब शेखर कहता है, अब शेखर क्या कहता है, व्याख्या का जो तीसरा सोपान है भावार्थ, उसमें हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शेखर छाया से कहता है कि छाया मेरी बात सुनो कि मेरे लिए जीवन में ऐसी सूखी चट्टानें थोड़ी ही है जिन पर चढ़ता हुआ मनुष्य थक जाता है और मन बहलाव के बारे में सोचने लगता है। मेरी कविता जो मेरे द्वारा रची जाती है वही मेरे जीवन के लिए हरी भरी वाटिका है, एक बगीचा है हरा भरा। मैं अपनी कविता से प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे अपनी कविता में सौंदर्य के दर्शन होते हैं, सुंदरता के दर्शन होते हैं। जिस तरह मैं अपनी सौंदर्य प्रियतमा कविता से प्यार करता हूँ, ठीक उसी प्रकार मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ। जितना मैं कविता से प्यार करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं आपसे भी प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे कविता की भांति ही तुम्हारे हृदय में सौंदर्य दिखलाई पड़ता है। शेखर इसी संदर्भ में छाया से आगे कहता है कि तुम्हारे प्रति सौंदर्यानुभूति होने के कारण जिस दिन मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा उस दिन मैं सौंदर्य से भी दूर हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे मन में अनासक्ति अर्थात निराशा का भाव जागृत हो जाएगा। इसका परिणाम, इसका प्रतिफल यह होगा कि मैं कविता से दूर हो जाऊंगा, अर्थात मेरी कविता भी मर जाएगी। तो अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने चित्रण किया है या एकांकीकार ने चित्रण किया है कि कवि भावुक होता है, सौंदर्य प्रेमी होता है। यही सौंदर्यानुभूति उसके हृदय में कविता का जागरण करती है, कविता को उत्पन्न करती है। शेखर का कथन छाया के प्रति इन्हीं भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा तत्सम शब्दावली प्रधान खड़ी बोली हिंदी है तथा शैली में भावात्मकता विद्वान है तथा सहजता, सरलता और लेखक या एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अगला हम 7वां जो गद्यांश है उसको हम पहले पढ़ते हैं, फिर उसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। ये काव्य बड़ी लगन का फल है। कल मैं इसे सम्राट की सेवा में ले जाऊंगा और फिर जब मैं उस सभा में इसे सुनाना आरंभ करूंगा तब सारी उज्जैनी की आंखें मेरे ऊपर होंगी। महाकाव्य उस समय सम्राट गदगद हो जाएंगे और मैं कवियों का सिरमौर हो जाऊंगा। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं।
प्रस्तुत गद्यावतरण या गद्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर में सम्मिलित जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित या लिखित एकांकी भोर का तारा से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में कवि शेखर ने छाया से प्रेरणा पाकर भोर का तारा नामक महाकाव्य की रचना की है। वह उस महाकाव्य को छाया को दिखाकर उसके संबंध में बतलाता है। उसी क्रम में यह शेखर का कथन है। अब शेखर का क्या कथन है, क्या कहना चाहता है, अगला जो व्याख्या का तृतीय सोपान है उसमें हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शेखर छाया से कहता है कि इस महाकाव्य की रचना मैंने तुमसे प्रेरणा पाकर की है, मुझे आपसे प्रेरणा मिली है। यानी शेखर को काव्य सर्जन की प्रेरणा उसकी प्रिया या उसकी पत्नी छाया से उसे प्राप्त हुई है। यह काव्य मेरी लगन का सुफल है, प्रतिफल है। मैंने दत्तचित्त होकर के लगन लगा करके इस काव्य का सर्जन किया है। भोर का तारा नामक महाकाव्य है, उसको बहुत ही यत्न से लिखा है मैंने, और इसके प्रेरणा के स्रोत छाया है। मैं इस महाकाव्य को ले जाकर सम्राट स्कंदगुप्त की सेवा में प्रस्तुत करूंगा और उनकी आज्ञा पाकर इस महाकाव्य को उनके समक्ष उस भरी सभा में पढ़कर सुनाऊंगा। उस समय मेरे इस महाकाव्य को सुनकर पूरी सभा ही गदगद हो जाएगी, प्रसन्नचित्त हो जाएगी, बल्कि संपूर्ण उज्जैनी में मेरे द्वारा रचित श्रेष्ठ महाकाव्य के कारण मेरी प्रशंसा होगी, मेरी बड़ाई होगी। सभी लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, मेरा रेस्पेक्ट करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे। इतना ही नहीं, मेरे द्वारा प्रणीत या सर्जित इस महाकाव्य को सुनकर स्वयं सम्राट भी गदगद हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, मुग्ध हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और मैं उनकी आंखों का तारा बनकर राज दरबार के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि बन जाऊंगा। मेरी प्रसिद्धि चारों ओर छा जाएगी। उसका परिणाम यह होगा कि सम्राट के द्वारा मैं राज का महाकवि घोषित कर दिया जाऊंगा। मुझे लोग राजकवि की उपाधि देंगे। इससे मेरा यश फैलेगा, मेरी प्रसिद्धि फैलेगी तथा मेरा नाम प्रसिद्धि को प्राप्त होगा। यह मेरे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात होगी। मेरा गौरव और मेरी गरिमा है इस भोर का तारा महाकाव्य को लोग बाग सुन करके मैं प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाऊंगा। लोग मुझे राजकवि, महाकवि मानने लग जाएंगे। मुझे प्रशंसा के साथ साथ लगन और मेहनत का सुपरिणाम मिल जाएगा और मैं मान लूँगा कि मुझे मेरी मेहनत है, उसका मुझे परिणाम या प्रतिफल या यश या प्रसिद्धि है वो प्राप्त हो गई। अब हम इस गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है वो देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शेखर अपने द्वारा रचित भोर का तारा महाकाव्य के बारे में छाया को बतलाता है कि देखो मेरी प्रसिद्धि का राज ये भोर का तारा महाकाव्य है। वह महाकाव्य की रचना कर छाया के समस्त भविष्य की सुंदर कल्पनाओं में खोकर महाकवि बनने के सपने को देखने लगता है। देखिए मेरा ये सपना है और ये साकार हुए बगैर नहीं रहेगा, एक दिन ये साकार होगा, ऐसा शेखर को विश्वास है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा
वर्णनात्मक, भावात्मक, सहज, सरल, सुबोध लेखक या एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। धन्यवाद। आज इतना ही। आगे जो शेष इस एकांकी के जो गद्यांश है उनके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।